हेलो एवरीवन, प्रगति सूत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हमारी जनवरी 2026 करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अगला सेक्शन पढ़ेंगे जो है डिफेंस सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहले एक बात बता दूं, डिफेंस सेक्शन में इतना स्टैटिक कवर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस या कुछ मिसाइल्स की बात की जाती है, तो उनसे रिलेटेड इतना स्टैटिक होता नहीं है। फिर भी जितना हो सका है मैंने स्टैटिक इंक्लूड किया है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की बात की गई है दोस्ती 17। ठीक है, दोस्ती 17 ये कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में परफॉर्म होती है और अभी इसे होस्ट किया था मालदीव ने इन माले। ये बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल और बाय एनुअल में क्या डिफरेंस होता है? बाय एनुअल होता है साल में 2 बार होने वाली, और बाइनियल होता है 2 साल में 1 बार होने वाली। ठीक है, इसे सबसे पहले कंडक्ट किया गया था 1991 में बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, और श्रीलंका ने इन दोनों को ही ज्वाइन किया 2012 में। अब आप मुझे यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है मेरा, आप मुझे ये बताएंगे कि मालदीव्स और श्रीलंका का क्या कॉमन रिश्ता है, क्या कॉमन स्पेसिफिसिटी है इंडिया के साथ में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज। ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका ने होस्ट की। कहाँ पर? साइमन्स टाउन नियर केप टाउन। ठीक है, केप टाउन के पास में साइमन टाउन है, वहां पर इन्होंने होस्ट की जनवरी 9 से 16 2026 तक। पार्टिसिपेंट कंट्रीज थी चाइना, रशिया, ईरान, यूएई, साउथ अफ्रीका, और ऑब्जर्वर्स थे ब्राजील, इजिप्ट, यूथोपिया, इंडोनेशिया। अच्छा, नॉन पार्टिसिपेंट्स भी याद रखना जरूरी है क्योंकि इसमें हमारे इंडिया का नाम है। इंडिया नॉन पार्टिसिपेंट था क्योंकि यहाँ पे चाइना ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इंडिया ने मना कर दिया पार्टिसिपेशन से। थीम क्या रही? जॉइंट एक्शंस टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ की शिपिंग लॉज एंड मैरीटाइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये होस्ट लेड एक्सरसाइज थी, मतलब साउथ अफ्रीका जो होस्ट था उसने ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी। ये इंस्टीट्यूशन में, ब्रिक्स के इंस्टीट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, या ब्रिक्स के किसी फ्रेमवर्क के अंदर, फॉर्मल फ्रेमवर्क के अंदर मेंशन नहीं है, इसलिए इसमें पार्टिसिपेट करना इतना ज़रूरी भी नहीं था, इसलिए इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग है जिसके अंदर बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है, इमर्जिंग इकोनॉमीज ग्रुप करती है, जिनके बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन और ग्लोबल ऑर्डर प्रमोट हो सके। ठीक है, ब्रिक्स जो है उसको ओरिजिनली रिफर किया गया था एज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2001 में इसका नाम रखा गया था बाय, ठीक है, ये बाय जिम ओनेल ऑफ गोल्डमैन सैक्स। साउथ अफ्रीका को इसने ज्वाइन किया 2010 में। पहले ये सिर्फ ब्रिक था जिसके अंदर साउथ अफ्रीका नहीं आता था 2001 में। 2010 में ब्रिक्स के ज्वाइन करने के बाद में साउथ अफ्रीका, ये सॉरी 2010 में साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद में ये ब्रिक्स बन गया। इसकी अगर टाइमलाइन देखें तो सबसे पहले ब्रिक टर्म कॉइंड हुई 2001 में, 2006 में पहली मीटिंग हुई ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, 2009 में येकेनटनबर्ग में पहली समिट हुई ब्रिक की, और 2010 में साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया टू ज्वाइन, और साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन भी किया। 2011 में पहली ब्रिक्स समिट हुई इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका। ये तो ब्रिक्स समिट थी पहले, ये ब्रिक्स समिट थी। ठीक है, 2014 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक का। 2023-24 में एक्सपेंशन हुआ मेंबरशिप का, जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई ने इसे ज्वाइन किया। 2025 में ब्रिक्स अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, 2025 से ग्लोबल गवर्नेंस और इकोनॉमिक ऑपरेशन। तो 2025 में इंडोनेशिया ने भी इसे ज्वाइन किया था। अब तक 2026 में अगर हम देखें तो टोटल 10 मेंबर है ब्रिक्स नेशन में, और जो रिसेंट 17 ब्रिक्स समिट हुई वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुई। जो 18 ब्रिक्स समिट हुई है 2026 की, वो ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया के थ्रू होनी है। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर इन सितंबर 2026, लेकिन अभी कोई खास ऐसा कंफर्मेशन आया नहीं है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये आगे बढ़ते हैं। मैप्स, सोलर पावर्ड सर्विलियंस ड्रोन है। ठीक है, मैप्स, ये इंडियन आर्मी ने पहली बार ऐसा कोई ड्रोन डिप्लॉय किया है। ये एक फुली इलेक्ट्रिक सोलर पावर अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। मतलब ये ड्रोन्स क्या होंगे ना, से रेस रिसीव करके वर्क करेंगे। ठीक है, और ये सर्विलेंस का काम करेंगे, और ये इस तरीके से कि बीच में अटके रहेंगे, कभी गिरेंगे नहीं। मीडियम एल्टीट्यूड परसिस्टेंट सर्विलेंस सिस्टम है, मतलब मीडियम एल्टीट्यूड पे रहेंगे। तो इंडियन आर्मी ने 168 करोड़ बजट के साथ में इसे डेवलप करवाया है बाय बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी आती है प्रलय मिसाइल। ये एक सॉलिड फ्यूल बेस्ड मिसाइल है। ये सरफेस टू सरफेस ऑपरेट करती है, क्वासी बैलिस्टिक है। तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड फ्यूल मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड फ्यूल होता है, एक तरह का फ्यूल होता है जो लिक्विड नहीं सॉलिड होता है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मतलब कि इस तरीके से जाके इस तरह वापस सरफेस पे आ जाएगी, सरफेस से ऑपरेट होकर सरफेस के पास वापस आ जाएगी। क्वासी बैलिस्टिक का मतलब है, देखो, एक तो बैलिस्टिक होती है ना, एक बैलिस्टिक होती है
बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो पूरी एटमॉस्फेयर में जाके वापस आती है, ठीक है। क्वासी बैलिस्टिक होती है कि एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर को टच करके वहीं एटमॉस्फेयर से पहले ही वापस धरती पर आ जाती है, ठीक है। इसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर और पेलोड है इसका 500 से 1000 किलोग्राम, ठीक है। DRDO ने लॉन्च किया है इसे ओडिशा पोर्ट से और डेवलप किया गया है रिसेंट रिसर्च सेंटर इमारत विद अदर DRDO लैब्स। अगर इंडस्ट्री पार्टनर्स की बात करें, एज मैन्युफैक्चर्स किसने करा है? भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और कुछ MSMEs ने सबने मिलकर इसे मैन्युफैक्चरिंग करी, ठीक है। चलिए, ICG शिप समुद्रगुप्त प्रताप, ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, इसको कमीशन किया गया है बाय राजनाथ सिंह इन पांजी गोवा में। ये एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है कि मतलब जैसे कोस्ट पे जो भी पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए व्हीकल बनाया गया है। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने डेवलप किया है। उनको एक प्रोजेक्ट किया है, टू शिप PCV प्रोजेक्ट है एक। उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसके अंदर 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स बनेंगे, उनमें से ये पहली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम, ये पहला इंडिजिनियस यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। मतलब रॉकेट को लगा के बहुत सारे रॉकेट हम इसके अंदर लगा सकते हैं और लॉन्ग रेंज तक ये रॉकेट जाएगा, ठीक है ना। और इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक करेगा। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन में लिया है, ठीक है। और इसे डेवलप किया गया था बाय निवेल लिमिटेड, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद एलिबिट सिस्टम और इसका बजट रहा है 293 करोड़ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है रामजेट इंजन के बारे में। रामजेट इंजन जो है ये एक एयर ब्रीथिंग जेट इंजीनियर्स है विद नो मूविंग पार्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आर्टिलरी गन्स है उनको थ्रस्ट प्रोवाइड करता है ये, जिससे कि जब भी फायरिंग हो उसके बाद में सुपरसोनिक स्पीड से जाया जाए। सुपरसोनिक स्पीड मतलब कि जाएगी बहुत तेज स्पीड से बट धीरे धीरे लैंड करेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि क्या बोलते हैं, इफेक्ट ज़्यादा होगा, है ना। ये इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किया है, ये अपने तरह का पहला है पूरी दुनिया में और IIT मद्रास और आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड ने इसे डेवलप किया। आगे बढ़ते हैं। 2026 डिक्लेयर्ड एज, तो हमारी इंडियन आर्मी ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी डिक्लेयर किया है और इंडियन आर्मी ने 24-25 में जो ईयर था उसे डिक्लेयर किया था एज ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। अगला स्वदेश। स्वदेश क्या है? पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। ये मैनुअली ऑपरेट भी किया जा सकता है और इंजन के द्वारा भी DRDO ने डेवलप किया है। क्यों किया है? सोल्जर्स के लिए जो रिमोट एरियाज में रहते हैं जिन्हें गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ता है, तो ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब कहीं पे भी लेके जाया जा सकता है और उसके अंदर पानी डाल के प्योरीफाई करके आराम से पिया जा सकता है। ये डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में डेवलप किया। आगे लैशम लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, ये इंडिजियसली डेवलप्ड है इंडिया के अंदर और इसे रिपब्लिक डे में डिस्प्ले किया गया था, इसलिए यूज में है ये, ठीक है। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, मतलब इसकी स्पीड बहुत तेज होगी लेकिन ये ग्लाइड होते हुए लैंड करेगी, ठीक है। इसकी रेंज जो है 15 से किलोमीटर है। ये आगे बढ़ते हैं। अगला है भैरव बटालियंस ऑफ इंडियन आर्मी। ये बटालियन क्यों न्यूज में आया? क्योंकि पहली बार इसने रिपब्लिक डे के दिन कर्तव्य पथ पर मार्च किया। ये एक कॉम्पैक्ट हाई टेक कॉम्बैक्ट यूनिट है, ठीक है, रैपिड रिस्पॉन्स के लिए। क्या होता है, कहीं अगर बॉर्डर एरिया में कुछ घटना घटित होती है तो स्पेशल टास्क फोर्स बुलाई जाती है, तो उसको आने में कई बार टाइम भी लग जाता है। तो ये जो है, ये जो भैरव बटालियन है इसे पूरी तरीके से डिप्लॉय किया गया है बॉर्डर्स के पास में, जिससे कि फास्ट रिस्पॉन्स मिशन हो सके। इसको बिल्ट इसलिए किया है फाइट टू नाइट, अगर आज रात कुछ हुआ है तो अभी के अभी ये फाइट करेंगे, रेडी फॉर इमीडिएट। ऑपरेशन मेगा बरू, ये एक एंटी माओइस्ट ऑफेंसिव ऑपरेशन हुआ था झारखंड के वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है। और इसको लीड किया CRPF के एलाइट कोबराज और झारखंड पुलिस ने। इस ऑपरेशन के अंदर 16 माओइस्ट मारे गए, उसमें से एक CPI का टॉप माओइस्ट लीडर भी था। अब ये माओइज्म के बारे में हम देखते हैं थोड़ा। इंडिया में जो माओइज्म, अच्छा माओइज्म आया कहाँ से? माओइज्म आया चाइना से। क्या था कि ये एक रिवोल्यूशनरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है किसकी? माओ जेडोंग की, ठीक है। जिसने क्या करा था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रिवोल्यूशन को लेड किया था और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फाउंड करी थी 1949 में। तो इसकी ये आइडियोलॉजी थी कि हमें किसी भी तरीके से अपना हक चाहिए, ठीक है। ये माओइज्म क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं पे पॉवर्टी है, रिसोर्सेज धीरे पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों की लड़ाई के लिए एक ये एंटी गवर्नमेंट चीज़ें क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इंडिया में माओइज्म जो है इसको नक्सलाइट मूवमेंट से भी एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि ये माओइस्ट, नक्सलाइट और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है ना, ये रिलेटेड डिस्कशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे अगर कभी भी अपन माओइज्म का डिस्कशन करते हैं तो ये सब चीज़ें भी यूज़ की जाती है। तो माओइज्म इंडिया में कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? नक्सलवारी मूवमेंट हुआ 1967 में। कहाँ पर? नक्सलवारी विलेज है वेस्ट बंगाल का, 1967 में ये हुआ।
इसमें क्या था कि भाई वहाँ के लोगों ने लड़ना शुरू करा कि हमें क्यों एजुकेशन नहीं मिल रही, हम पॉवर्टी में क्यों हैं, हमें पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के सारी रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे। तो इसके लीडर्स कौन कौन से थे? चारू मजूमदार, कानू सन्याल, जिंगल सरकार। ठीक है। अच्छा, ये जहाँ पर नक्सल और माओइज्म देखा जाता है, इन्हें रेड कॉरिडोर एरियाज बोला जाता है। वो इंक्लूड होते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल।